फॉर एनी टू चार्ज बॉडीज, दो चार्ज बॉडी के लिए जो लॉ था कूलम्ब्स लॉ, वो इसी टाइप का एक फॉर्मूला था। इफ द चार्ज बॉडीज with charge q1 and q2 separated by a distance r, then फर्स्ट जो लॉ था उस दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो फोर्स का वैल्यू होगा प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them. Here r is the distance between two charged bodies. कूलम्ब्स लॉ जो था वो पॉइंट चार्ज के लिए ही था, लेकिन अगर पॉइंट चार्ज के अलावा और भी वेरी लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस ऐसा भी रहेगा तो तब भी इसका अप्लाई होगा। उसके लिए वेक्टर एडिशन लॉ अप्लाई करना पड़ेगा उस टाइप का प्रॉब्लम के लिए। तो इस दोनों फॉर्मूला जो मिला कूलम्ब्स लॉ का हिसाब से, इसको दोनों को एक साथ लिखा जाए तो ऐसे फॉर्म आएगा ए प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कांस्टेंट को पहले मैंने k लिख लिया। अगर SI यूनिट में एक्सप्रेस होगा SI यूनिट, तब इसी कांस्टेंट का वैल्यू ऐसे लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहाँ पे एप्सिलॉन 0 है फ्री स्पेस और एयर मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का टोटल वैल्यू अगर इवेल्युएट किया जाए तो जो फॉर्मूला आएगा 9 इंटू 10⁹ वैल्यू इसका आएगा इन फ्री स्पेस और इन एयर। फ्री स्पेस और एयर मीडियम में कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा एसआई यूनिट में। अगर फ्री स्पेस नहीं हो के अदर कोई मीडियम आ जाए तो अदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम वहाँ पे रहेगा तो इसी फॉर्मूला का ही फॉर्म चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और एप्सिलॉन आर भी इन सम केसेस इसको एप्सिलॉन आर मतलब इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर q1 q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन आर और डाई के जो है उसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फ्री स्पेस में होगा तो इसी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। फ्री स्पेस में इसी फॉर्मेट में ही हो जाएगा काम। फ्री स्पेस और यू कैन से वैक्यूम और इन एयर इसी फॉर्मेट में ही हो जाएगा। अदर कोई डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ। और जो चार्ज बॉडी हम लोग को मिला उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। कोई भी चार्ज बॉडी जिसमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है तब उसका चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ज़्यादा हो जाए तो उसका चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज। कोई भी चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीप्लायर से ही चार्ज होगा। जहाँ पे n जो है n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसी बॉडी से रिमूव हो जाएगा तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाए तो कोई और अदर्स कोई बॉडी से उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। उसका नंबर एक्सेस हो जाए तो नेगेटिवली चार्ज, डेफिसिट होगा तो पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो है यहाँ पे चार्ज का एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। कोई भी बॉडी में जितना भी चार्ज हो वो इसी इलेक्ट्रॉन नंबर का इंटीग्रल मल्टीप्लायर से ही रहेगा। क्यों मतलब एन जो नंबर है वो
फ्रैक्शन नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में। कंप्लीट इंटीजर नंबर ही होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इस तरह की कोई बॉडी में चार्ज स्टोर होगा। अभी बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग लर्न कर लिया, इस हिसाब से बहुत सारे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, टू एबोनाइट रॉड्स ए एंड बी अलग अलग रेडियस का है, आर रब टुगेदर, द रिजल्ट विल बी। यहाँ पे दोनों रॉड ही एबोनाइट रॉड दिया गया, इसके लिए कोई भी बॉडी चार्ज नहीं होगा। रब करने का टाइम पे चार्ज होने के लिए दो अलग डिफरेंट टाइप का बॉडी होना चाहिए। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन के ऊपर एट्रैक्शन एट्रैक्शन का वैल्यू कम होगा, उससे इलेक्ट्रॉन अदर्स बॉडी में चला जाएगा, ऐसे ही चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही एबोनाइट रॉड लिखा गया, रेडियस कोई भी कितना भी हो उसके साथ कोई संपर्क नहीं है। दोनों रॉड एबोनाइट रॉड दिया गया, इसका मतलब कोई भी बॉडी में कोई भी चार्ज नहीं होगा, दे विल रिमेन न्यूट्रल, दे विल रिमेन न्यूट्रल। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेटल इज रब्ड विथ वूल। यहाँ पे दो अलग बॉडी यूज हुआ, एक मेटल दिया गया और एक वूल दिया गया, दो अलग बॉडी मतलब चार्ज होगा। इट इज फाउंड दैट द चार्ज ऑफ 32 माइक्रोकुलम, माइक्रोकुलम लिखा गया यहाँ पे, माइक्रो मतलब 32 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। It is found that a charge of developed on the metal, the number of electron transfer, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ। तो अभी अभी फॉर्मूला हम लोग लर्न किया, Q इक्वल्स टू एन ई, एन कैलकुलेट करना पड़ेगा, एन इक्वल्स टू क्यू बाई, जहाँ पे Q जो है 32 इंटू 10⁻⁻6, ई मतलब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी इसको कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। 32 इंटू 10⁻⁻6 -19 ऊपर जाए तो +19 हो जाएगा, यहाँ पे 1.6 है, तो 10⁻+ -6 +19 मतलब 13 आ गया। यहाँ पे जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, उसको रिमूव किया जाए तो ऊपर में एक 10 दिया जाएगा, 16 से 32 को कैंसिल करो, 2 आ गया। 2 इंटू 10⁻14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ, 2 इंटू 10⁻14। नेक्स्ट, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो कूलॉम्स लॉ अप्लाई करो, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी Q1 एंड Q2 दोनों ही सेम चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, चार्ज सेम होगा, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, उसके साथ कोई संपर्क नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, दोनों ही सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा। यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, दोनों का चार्ज वैल्यू जो है वो सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होगा हमारा चार्ज वैल्यू। आर डिस्टेंस जो लिखा हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम से मीटर पे कन्वर्ट कर लिया। अभी वैल्यू पुट करो, 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9 होता है, Q1 Q2 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दोनों का ही सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू लिख लिया, बाई आर स्क्वायर मतलब 0.53 इंटू 10⁻10 होल स्क्वायर।
इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो जो नंबर है उस नंबर्स को अलग से लिख लो पहले। 10 का जो पावर है उसको अलग से लिखो। यहाँ पे एक पावर है 10 to the power -19 -19 -38 हो जाएगा, +9। यहाँ पे 10 to the power -10 का होल स्क्वायर होगा, मतलब 10 to the power -20 मिलेगा। ऊपर में जाए तो प्लस हो जाएगा, -20 ऊपर में गया प्लस हो गया। अभी इसको कैलकुलेट करो। 9 into 1.6 into 1.6 0.53 होल स्क्वायर 10 to the power -38 +29, तो -9 आएगा। -9 आएगा, ऑलमोस्ट मैंने लिख दिया। इसके बाद जो पार्ट है उसको कैलकुलेट करो, क्या आएगा देखो। इसको कैलकुलेट करने में 82, नियरली 82 इंटू 10 to the power -9 आएगा। 82 इंटू 10 to the power -9 मतलब 8.2 -9 ही तो आया। 19 38 +9 +20 29, yes, -9। So 8.2 into 10 to the power -8, ऐसे वैल्यू वैल्यू आएगा। 8.2 इंटू 10 to the power -8। हाँ, यहाँ पे ऑप्शंस जो दिया हुआ है वो कोई भी रीजन से रॉन्ग लिखा हुआ है। कैलकुलेशन को मैं फिर से देख लेता हूँ। 1.6 into 1.6 divided by 0.53 स्क्वायर। हाँ, 8.2 इंटू इंटू पर -8 ही आएगा। यहाँ पे ऑप्शंस जो है कोई भी रीजन से रॉन्ग लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक रिपल्सन between electrons is larger than gravitational attraction between them। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का जो इक्वेशन आया वो इसी फॉर्मूला से, कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इक्वेशन था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इंटू m1 m2/r², ऐसे फॉर्मूला था। अभी दोनों फोर्स का कंपैरिजन करने के लिए बोला गया। यहाँ पे 1/4πε0 मतलब 9 इंटू 10 to the power 9 आएगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स का 1.6 इंटू 10 to the power -19 उसका होल स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। डिस्टेंस कोई भी हो उसको आर स्क्वायर आर ही लिख दो। ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट होगा तो वहाँ पे जो कांस्टेंट यूज होगा ऐसे कांस्टेंट यूज होगा। वहाँ पे जो मास लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला ऐसा था, 10 to the power -31 kg/r²। अभी इस दोनों को रेशियो में लिखा जाए तो जो रेशियो मिलेगा नियर अबाउट 10 to the power 42, ऐसे रेशियो मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is 10 to the power 42 times stronger than gravitational force. Gravitational force is a very weak force, but इसका जो एक्शन का जो एरिया है, मतलब
द जिस डिस्टेंस तक उसका इफेक्ट रहेगा वो वेरी लार्ज डिस्टेंस तक इफेक्ट रहेगा, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का जो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत कम होता है। इस रेशियो से उसका ही अंदाज मिला। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1 माइक्रो कूलम। फिर कूलम्स लॉ अप्लाई करो, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 एंड Q2 दोनों ही 1 माइक्रो कूलम लिखा गया। 1 माइक्रो कूलम मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम। डिस्टेंस r जो है वो 1 मीटर। अभी इसी डेटा को यहाँ पे रिप्लेस करो। 1/4πε0 उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। यहाँ पे दोनों चार्ज ही 10⁻⁻⁶ लिख दिया। डिस्टेंस 1 मीटर। बाद की जो कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेट करो, आंसर बोलो। बाकी कैलकुलेशन को खत्म करो, आंसर बोलो। Nine into 10⁻⁻³ -3। 9 × 10⁻⁻3, yes. To equal negative charge minus q are fixed on the point, some coordinates यहाँ पे लिखा गया। उसी कोऑर्डिनेट का हिसाब से यहाँ पे डायग्राम करना पड़ेगा। एक चार्ज का पोजीशन लिखा हुआ है 0, a, मतलब एक्स डायरेक्शन में a, वाई डायरेक्शन एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन में, और एक चार्ज का पोजीशन 0, इसी दोनों पोजीशन में दो चार्जेस हैं, -q एंड -q। अभी इसी सिचुएशन में और एक चार्ज +q पॉजिटिव चार्ज, उसको रखा गया 2a, 0। सॉरी, y कोऑर्डिनेट इस तरफ है, x कोऑर्डिनेट इस तरफ लिखा गया। 2a, 0 मतलब x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 2a। सपोज इसी पोजीशन में यहाँ पे रखा गया और एक चार्ज +q। अभी इसी +q चार्ज के ऊपर इसी नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन होगा इस तरह। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है -q, उसको अट्रैक्ट करेगा इस तरह। इसी दोनों चार्जेस का जो अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्टिव फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स एक मिलेगा इसी डायरेक्शन में। वेक्टर एडिशन लॉ अप्लाई होगा तो इसी डायरेक्शन में उसका एक रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। उस रिजल्टेंट फोर्स के लिए वो पॉजिटिव चार्ज +q जो है उसका मूवमेंट होगा, अट्रैक्टेड होके इस तरफ आएगा, फिर अट्रैक्टेड होके ऊपर का डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा। इस तरह एक ऑसिलेटरी मोशन ऑफ कोर्स होगा, लेकिन ऐसे ही चल नहीं, ऑसिलेटरी मोशन प्रोड्यूस होगा। इसके लिए क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट, when glass rod is wrapped on the silk, then glass rod acquires positive charge। ग्लास रॉड का चार्ज पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो पॉजिटिव हो गया।
सो इट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आंसर होगा। किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन को हम लोग नहीं ऐड कर सकते, किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा। तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, उस प्रोटॉन को ऐड करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन का जरूरत पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल राब किया गया, राब किया जाए तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, इसके लिए वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? स्पेसिफिक चार्ज मतलब ratio of charge and mass of any body, that is called specific charge। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास जो रेशियो है उसको लिखना है, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। इसको कैलकुलेट करने के बाद लिखना पड़ेगा, क्या रेशियो आएगा उसको लिखना पड़ेगा। 1.6 बाई 9.1 उसको अलग से रख दो, 10⁻⁻19, 31 -31 ऊपर जाए तो +31 हो जाएगा, 10⁻+12 आएगा। अभी इसी जो पार्ट रह गया न्यूमेरल पार्ट, उसको कैलकुलेट करो, आंसर समझ में आ जाएगा। ऑलमोस्ट समझ में आ ही गया। जो है प्लस में ही पावर आएगा, 10 का पावर प्लस में आएगा। 10 का पावर प्लस में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी में। अगर कंप्लीट कैलकुलेशन करोगे करोगी तो ये आंसर आएगा। देखो आंसर वही आएगा, वो वाला रेशियो आएगा। उसको याद भी रख सकते हो, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी अदर्स कैलकुलेशन में, अदर्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में उसका जरूरत पड़ेगा, इसी वैल्यू को याद भी रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 balls numbered 1 to 5 are suspended using separate threads. Ball 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह 5 बॉल्स को यहाँ पे रखा गया। अभी बोला गया पेयर्स 1 और 2 के बीच, 2 4 एंड 4 1 के बीच अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब अगर 1 पॉजिटिवली चार्ज होगा तो 2 नेगेटिव होना चाहिए, तभी अट्रैक्शन होगा। 2 नेगेटिव हो गया तो 4 पॉजिटिव होना चाहिए, तभी अट्रैक्शन होगा। फिर 4 जो है, 4 और 1 के बीच अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब 4 पॉजिटिव होगा तो 1 ऑपोजिट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, सेम हो गया। सो हमारा जो चॉइस किया था हम लोग, वो चॉइस गलत निकला। तो फिर अपोजिट जो अदर्स जो अवेलेबल चॉइस है उसको यूज करो। अगर 1 नेगेटिव होगा तो 2 पॉजिटिव होना चाहिए अट्रैक्शन होने के लिए। अभी 2 और 4 के बीच भी अट्रैक्शन होना, 2 पॉजिटिव हुआ तो 4 नेगेटिव होना चाहिए, फिर प्रॉब्लम आ गया। फिर 4 और 1 सेम चार्ज आ गया, 4 और 1 के बीच अट्रैक्शन बोला गया, लेकिन सेम चार्ज के बीच तो अट्रैक्शन नहीं होगा। सो हमारा जो दो चॉइसेस है, फर्स्ट चॉइस में 1 को पॉजिटिव चॉइस किया, उस हिसाब से चेक किया तो नहीं मिला, कॉन्सेप्ट नहीं मिला। फिर 1 का नेगेटिव चार्ज चॉइस किया, नेगेटिव चार्ज उस हिसाब से चेक किया, तब भी नहीं मिला। तो 1 पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नहीं हो सकता। इसका मतलब 1 जो होगा एक नंबर बॉल, वो न्यूट्रल होगा। इस तरह क्रॉस चेक करके इस टाइप क्वेश्चन का आंसर निकलेगा।
पहले पॉजिटिव चॉइस कर लिया, उस हिसाब से जो अट्रैक्शन लिखा हुआ अदर्स चार्जेस का जो नेचर उसको लिख लिया। नहीं मिला, नहीं मिला तो वन जो है उसको नेगेटिव चार्ज लिख लिया, उस हिसाब से चेक किया तब भी नहीं मिला। सो डिसीजन जो होगा इसका मतलब वन न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा तो वो पॉजिटिव से भी अट्रैक्टेड होगा, नेगेटिव से भी अट्रैक्टेड होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। When two bodies are rubbed against each other, they are electrified. Which one of the following is correct? तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया। अभी यहाँ पे ऑप्शंस जो है ग्लास रॉड और सम मेटल से है। तो ग्लास रॉड और मेटल से इस तरह रब किया जाए तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन और एक बॉडी से मूव करेगा। अभी ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन नंबर्स डिक्रीज हो जाएगा तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन नंबर डिक्रीज होगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और उसका इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज होगा तो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो ग्लास रॉड मेटल से रब होगा तो ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन नंबर डिक्रीज होगा, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। व्हेन इट इज रब विद एबोनाइट, एबोनाइट से उसका कोई भी टच आए तो रब होने के बाद ऐसा होगा एबोनाइट के साथ। और भी ऑप्शन है ग्लास रॉड का पॉजिटिव होने का, फ्लानिल के साथ वो नहीं है। एबोनाइट से रब होगा तो ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव होगा एबोनाइट से, और एबोनाइट जो दिया जाएगा रब करने के लिए वो नेगेटिव होगा। हमारा क्लास 12 का सिलेबस में ऐसा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज था। उसी सीरीज में जो चीज पहले रहेगा सीरीज में लिखा जाएगा पहले, वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट जो आएगा नेक्स्ट नंबर पे, और कोई भी अदर्स नेक्स्ट नंबर पे वो नेगेटिव होगा। ऐसा एक सीरीज था इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। यहाँ पे तुम जो पीडीएफ सेंड किया उसमें लिखा हुआ कि लिखा नहीं है, नहीं है, वो एक सीरीज टेक्स्ट बुक में था, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ओके नेक्स्ट, डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है चार्ज टेस्ट करने के लिए। इस तरह उसका दो लीफ रहता है, यहाँ पे कोई भी चार्ज बॉडी को क्लोज लिया जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी चार्ज बॉडी, तो गोल्ड लीफ का जो अपर पार्ट है उसमें नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होगा, लोअर पार्ट में दोनों लीफ में ही सेम चार्ज आ जाएगा। दोनों लीफ पे सेम चार्ज आ जाए तो उसके बीच रिपल्सन होगा। सो डाइवर्जेंस मतलब दोनों लीफ का रिपल्सन होगा, दोनों एक से और एक का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इसको डाइवर्जेंस लिखा गया। दैट इज entirely related with charge, that is entirely related with the study of charge. When a woolen sweater over a nylon shirt is removed, sparking, totally स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जर्वेशन है ये, हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर, फोर्स is proportional to product of the charges as we know. सो फर्स्ट जो सिचुएशन है उस सिचुएशन का हिसाब से एक चार्ज +10 और एक चार्ज -20, माइक्रोकूलम को लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसा सिचुएशन है। बाद में दोनों को दोनों को कांटेक्ट में लाया गया, कांटेक्ट में लाया गया तो उस दोनों के बीच चार्ज का शेयरिंग होगा, दोनों का चार्ज इक्वल हो जाएगा, चार्ज शेयर होगा इस फॉर्मूला का हिसाब से। इस फॉर्मूला का हिसाब से तो चार्ज क्या होगा, एक +10 और एक -20, 10 - 20 मतलब -10/2,
सो चार्ज शेयर होने के बाद दोनों बॉडी का ही चार्ज 5-5 हो जाएगा, सेम चार्ज हो जाएगा दोनों बॉडी का ही। तो अभी फोर्स क्या होगा तब, जो चेंज फोर्स एफ डैश, दोनों का ही 5-5 हो गया चार्ज शेयर होने के बाद, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। सो एफ डैश जो है वो 5 into 5 के साथ प्रोपोर्शनल है। तो क्वेश्चन पूछा गया एफ डैश के साथ एफ जो पहले था उसका रिलेशन क्या है। सो एफ बाई एफ डैश इक्वल्स टू -200 बाई 5 into 5 इज 25। अभी कैंसिल कर दो, -8 1 आ गया। तो चार्ज जिस फॉर्मूला का हिसाब से शेयर होगा, शेयर होने के बाद इक्वल चार्जेस हो जाएगा दोनों बॉडी में, उसको उस फॉर्मूला को याद रखना है कैसे चार्ज शेयर होता है। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक चार्ज था 120 माइक्रोकूलम, इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कैसे डिवाइडेड करने के बाद फोर्स मैक्सिमम होगा इसको पूछा गया। तो इसका एक फॉर्मूला है, कोई भी चार्ज हाफ हाफ डिवाइड होगा, क्यू चार्ज था उसका हाफ हाफ 50-50 में डिवाइड होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम फोर्स होने के लिए 50-50 डिवाइड होना चाहिए। तो 50 मतलब 120 का 60, दोनों 60-60 में डिवाइड होगा तो फोर्स मैक्सिमम आएगा। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड बाय 25%। तो डिस्टेंस के साथ फोर्स का जो रिलेशन है इनवर्स रिलेशन था, पहले ही हम लोग लर्न किया इसका फॉर्मूला। इसी डिस्टेंस आर जो है उसका वैल्यू 25% इंक्रीज किया गया। तो फोर्स का क्या चेंज आएगा, तो फोर्स के साथ इनवर्स रिलेशन है, मतलब ऊपर में आर स्क्वायर रहेगा, नीचे में आर डैश स्क्वायर इज द चेंज डिस्टेंस। डिस्टेंस चेंज होने के बाद जो आएगा इनवर्स रिलेशन है इसलिए ऐसे लिख लिया। अभी आर डैश जो है उसको वो वैल्यू बोला गया 125 बाई 100 इंटू आर, मतलब 25% इंक्रीज हुआ। 125 बाई 100 इंटू आर, 25 से कैंसिल होगा तो ये आएगा 5/4 आर। अब इसको यहाँ पे यूज करो। सो एफ डैश बाई एफ इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 5/4 आर होल स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, यहाँ पे 4 स्क्वायर 16 आएगा, वो ऊपर में चला गया। तो फोर्स का जो रेशियो मिला दोनों सिचुएशन 16/25 इस रेशियो मिल गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना परसेंटेज चेंज आएगा। चेंज को कैलकुलेट करने के लिए दोनों साइड्स को 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट विल गिव अस द चेंज इन फोर्स। तो चेंज जो मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने में 9/25 सब्ट्रैक्ट करने में। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 36% आएगा, 36%। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a charge q1 exerts some force on a second charge q2। वेरी गुड, q1 q2 दो चार्जेस है, उसके बीच फोर्सेस एक्टिव है। इन द थर्ड चार्ज q3 इज बॉट नियर। कोई भी अदर थर्ड चार्ज आएगा तो पहले जो फोर्स था q1 q2 के बीच कोई इफेक्ट पड़ेगा,
नहीं इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी अदर्स चार्ज आएगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पहले Q1 Q2 का जो फोर्स था वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अभी Q3 अदर्स एक चार्ज आ गया, अभी Q1 Q3 एंड Q2 Q3 के बीच फोर्स इफेक्टिव होगा, लेकिन पहले जो फोर्स दोनों चार्ज के अंदर था वो सेम ही रहेगा। Two charges, 1 and 3, the ratio of the forces acting on them. Ratio of force is amount of force is proportional to product of the charges. उसको यूज करना है। पहले 1 और 3 के बीच 1/3, 1 के ऊपर 3 का फोर्स। सेकेंडली 3 माइक्रोकूलम के ऊपर 1 का फोर्स। ऐसे फॉर्मूला आएगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गया, दोनों फोर्स का वैल्यू सेम आएगा, मतलब 1:1। कोई भी बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही एक बॉडी अदर बॉडी को जिस फोर्स अप्लाई करेगा, वो अदर्स जो बॉडी हो पहले बॉडी के ऊपर इक्वली फोर्स देगा, इक्वली फोर्स अप्लाई करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a polythene piece wrapped with wool have negative charge 4 into 10 to the power minus 7 coulomb। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? हमारा एक फॉर्मूला था, पहले लर्न किया, Q इक्वल्स टू एन ई। क्यू अवेलेबल है, ई मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है एन, इसको कैलकुलेट करो। एन इक्वल्स टू क्यू बाई ई, वैल्यू को रिप्लेस करो, कैलकुलेट करो, मेरे को आंसर बोलो। रिप्लेस करो, कैलकुलेट करो। 2.5 into 10 to the power 12. 10 to the power 12, 4 divided by 1.6 is 2.5, and the charge minus 7 plus 19, yes, 10 to the power 12. Next, two identical metal sphere A and B supported on insulating stand placed in contact. Both are in contact. ऐसे एक स्फीयर है और उसके कॉन्टेक्ट्स पे और एक स्फीयर है ए एंड बी, यहाँ पे इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर है। What kind of charges will A and B develop when a negatively charged ebonite? Negatively charged ebonite इसका क्लोज कांटेक्ट में लगेगा। चार्ज इंडक्शन का एक प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस चार्ज, इंडक्शन ऑफ चार्जेस। ऐसे क्लोज आए तो क्लोज पॉइंट में जो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है एवोनाइट का, वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा।
नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिपल्सिव फोर्स होगा। सो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन होगा तो वो अवे फ्रॉम द एबोनाइट, मतलब एबोनाइट से दूर चला जाएगा। दूर मतलब बी बॉडी के बॉडी में स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट ए बॉडी में पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। इस तरह इंडक्शन प्रोसेस का हेल्प से बी नेगेटिव होगा और ए जो है उसका चार्ज पॉजिटिव होगा। दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। मतलब क्लोज पॉइंट में वो अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होगा, फारदेस्ट पॉइंट में, यहाँ पे फारदेस्ट पॉइंट में नेगेटिव चार्ज, मतलब सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस होगा। इसको याद रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी आएगा तो अपोजिट सिचुएशन होगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्लोज पॉइंट में नेगेटिव होगा, डिस्टेंस पॉइंट में तब पॉजिटिव होगा। ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हिसाब से दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ बाई क्यू जीरो। अभी एफ बाई क्यू जीरो के साथ इक्वल होगा, इक्वल नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए ग्रेटर देन एफ बाई क्यू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड at certain distance r in air exert a force F on each other. Very good. So F equals to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. ऐसी सिचुएशन है। अभी उसी सिचुएशन में वहां पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया गया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम आएगा तो कांस्टेंट के यहाँ पे आ जाएगा, डिस्टेंस में कुछ चेंज होना चाहिए, क्योंकि बोला गया डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करने के बाद भी सेम फोर्सेस है, फोर्स इक्वल रहेगा, तब मतलब डिस्टेंस चेंज होगा। सो सेम फोर्स मतलब एफ और एफ डैश को इक्वल कर दो। एफ जो पहले था फ्री स्पेस में और एयर मीडियम में, एफ डैश जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लाने के बाद जो फोर्सेस है, अभी जो है इसको कैंसिल कर दो। के इंटू आर डैश स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ऐसे मिल गया। तो आर डैश क्या होगा, आर डैश स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई के, मतलब आर डैश जो मिलेगा आर बाई रूट के, आर बाई रूट के, ये वाला आंसर आर बाई रूट के। The ratio of forces between two small charges, one is it is kept in free space or air, other is in dielectric constant। अभी अभी फॉर्मूला लिखा था, फ्री स्पेस में होगा तो ऐसे फॉर्मूला आएगा, अदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आएगा तो या कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। सो रेशियो क्या होगा, एफ जीरो बाई एफ का रेशियो में लिखा जाए तो जो कॉमन पार्ट है उसको कैंसिल कर दो। यहाँ पे 1/k रह गया, ऊपर में चला जाएगा k/1, k:1 रेशियो होगा। मतलब कोई भी अदर मीडियम में फोर्स फ्री स्पेस में जितना फोर्स होगा उसका 1/k टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two small non-conducting spheres charged positively, the combined charge being 40 microcoulomb. When the two spheres are 50 centimeter, each sphere is repelled from each other by 2 Newton force. Magnitude of smaller of the two charges. दोनों चार्जेस है Q1 प्लस Q2, 40 लिखा हुआ है, 40 माइक्रोकूलम।
अभी उसके बीच फोर्स भी लिखा हुआ है। कूलम्स लॉ का यूज करो। Force is 2. It is 9 into 10 to the power 9. Distance is 50 centimeter apart. 50 centimeter मतलब half meter. स्क्वायर होगा तो 4 ऊपर में जाएगा इंटू Q1 Q2 1 रह जाएगा। तो Q1 Q2 is equals to 9 into 2 18 into 10 to the power 9। ऐसे आ गया Q1 into Q2। और Q1 प्लस Q2 जो था वो 40 माइक्रोकूलम था। यह से Q1 क्या होगा Q2 क्या होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। या फिर दो चीज हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करो तो Q1 माइनस Q2 मिल जाएगा। वो थोड़ा सा आसान टेक्निक है। Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। एक फॉर्मूला का यूज हुआ। Q1 प्लस Q2 कितना लिखा हुआ है तो Q1 प्लस Q2 40 माइक्रोकूलम लिखा हुआ है। 4 इंटू Q1 Q2 मिला 1/18 इंटू 10 टू द पावर 19 9 सॉरी 9। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद Q1 माइनस Q2 मिलेगा। उसके बाद Q1 माइनस Q2 मिलने के बाद हम लोग को जो करना है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसको कैलकुलेट करो 1600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको कैलकुलेट करो तो मिलेगा 4/18 मतलब 2/9। 2/9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। 2/9 होगा 0.22 10 टू द पावर माइनस 9 तो -12 में लिखना पड़ेगा इसको। 1600 इसको -12 में लिखा जाए तो 222 10 टू द पावर -12 हो जाएगा। तो 1600 से 222 सब्ट्रैक्ट होगा 1378 10 टू द पावर -12। ये आ गया हमारा Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर। सो Q1 माइनस Q2 क्या होगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1378 नियरली 37 इंटू 10 टू द पावर -6। सो Q1 माइनस Q2 मिल गया Q1 प्लस Q2 भी मिल गया। Q1 प्लस Q2 था 40 इंटू 10 टू द पावर -6। साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया सॉल्व करना पड़ेगा। सो ऐड करने में 2Q1 जो मिलेगा 37 प्लस 40 77 डिवाइडेड बाई 2 38.5 इंटू 10 टू द पावर -6 नियरली Q1 जो मिलेगा Q1 ऐड करने के बाद कर। सो Q2 क्या होगा Q2 1.5 मतलब बात जो अदर्स जो पार्ट है वो होगा मतलब 1.4 आंसर आएगा नियरली 1.4। कैलकुलेशन थोड़ा सा स्टाफ है लेकिन एग्जाम में आएगा तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कैलकुलेशन उतना टफ नहीं है। न्यूटन शेयर लॉसेस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ
द चार्ज ऑफ मेटल स्फीयर हैविंग नंबर, नंबर लिखा हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, एन लिखा हुआ है, तो चार्ज क्या होगा, Q इक्वल्स टू एन इंटू ई। कैलकुलेशन करो इसका, चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज हुआ मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। इसको 16 लिखा जाए तो पॉइंट को राइट्स मूव किया जाए तो इसको -6 लिखना पड़ेगा, मतलब 16 माइक्रोकूलम आंसर है, 16 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन, इट इज रिलेटेड विद पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसा फॉर्मूला होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाए तो दोनों पॉइंट के बीच, इट इज ऑल्सो वर्क डन when charge move from A to B, work done per unit charge। अभी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, जब वर्क डन दिया हुआ है 1600 जूल। इसके लिए चार्ज क्या है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे रिप्लेस करो, इसी कैलकुलेशन का कंप्लीट करो, देखो कौन सी आंसर आएगा। इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करो। 1000 into 10 to the power plus 19 minus 19 नहीं, -19 कैसे आएगा, ये ऊपर में जाए तो +19 हो जाएगा ना। plus 19 तो इसको कैलकुलेट करने में वन, यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है उसको रिमूव किया जाए तो पर में 10 आएगा, 16 से डिवाइड होगा तो 100, 100 इंटू और एक जीरो मतलब 1000, मतलब 10⁻+3, ये ऊपर में जाएगा तो +19, सो 10⁻+22, ऐसा आंसर आएगा, 10⁻+22। क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन। A charged particle is moved from one point to another on a equipotential surface। अभी अभी फॉर्मूला लर्न किया, पोटेंशियल डिफरेंस is the work done to move a charge from A to B by the amount of charge, mean work done to move the charge per unit charge। तभी इक्विपोटेंशियल बोला गया, मतलब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन जीरो आएगा, जीरो वर्क डन। इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई भी चार्ज को मूव करने में कोई भी वर्क डन नहीं होता है, जीरो वर्क डन होता है, उस कॉन्सेप्ट से ही दिया गया। और भी कुछ क्वेश्चन बाकी है सिमिलर कूलॉम्स लॉ और पोटेंशियल रिलेटेड, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करूँगा। यहाँ पे तुमने बहुत अच्छा पीडीएफ सेंड किया,
यहाँ से तो आज इजीली मैं क्वेश्चन भी सेट कर लिया है, पीपीटी भी बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे अदर्स क्वेश्चन